ये एक ऐसे शख्स के जज्बे और हिम्मत की सच्ची कहानी है जिसे बचपन से ही एक ही सपना था कि वो एक ओलंपियन बने। ये माइकल एडी एडवर्ड की ओलंपिक मेडल जीतने के सफ़र की कहानी है जिस पर कोई भी भरोसा नहीं करता था कि ये एक दिन ओलंपिक में मेडल लेकर आएगा। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन पेश करते हैं एडी द ईगल। कहानी के शुरू में एक 10 साल का छोटा बच्चा को दिखाया जाता है जिसका नाम माइकल एडी एडवर्ड होता है। एक रात माइकल घर से जाने के लिए तैयार हो रहा होता है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो माइकल बताता है कि मैं रोम जा रहा हूँ जहाँ ओलंपिक होने वाले हैं। वो बोलता है कि मैंने 58 सेकंड तक सांस रोकने का रिकॉर्ड बनाया है तो मैं ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। ये पहली बार नहीं था जब माइकल घर छोड़ के जा रहा था। असल में उसे जुनून सवार है ओलंपिक में मेडल जीतने का। घर छोड़कर वो कई बार जा चुका था पर हर बार उसके पिता उसे समझा बुझाकर घर वापस ले आते थे। माइकल पर इतना जुनून सवार है कि ओलंपिक में होने वाले हर एक गेम को वो प्रैक्टिस करता था जिससे वो कई बार चोट खा चुका था, पर इसके बाद भी माइकल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। पर एक दिन माइकल के डैड को गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं कि तुम कभी भी ओलंपियन नहीं बन सकते और ये सब छोड़ो और कल से मेरे साथ काम पर चलोगे। माइकल अगली सुबह अपने डैड के साथ काम पर निकल जाता है और उसे कुछ दूर कुछ लोग स्कीइंग करते दिखाई देते हैं और उन्हें देखकर वो अपने डैड को बोलता है कि आप सही कहते थे, मैं ओलंपिक में नहीं जा सकता, अब मैं विंटर ओलंपिक में हिस्सा लूँगा। उसके बाद माइकल स्कीइंग की प्रैक्टिस शुरू करता है और गेम में बहुत सारी कामयाबी हासिल करता है और कई पुरस्कार भी जीतता है। जिस समय बीतता है और समय आता है सन 1987 का। अब तक माइकल 24 साल का हो चुका होता है और ब्रिटिश ओलंपिक कमेटी स्कीइंग के लिए प्लेयर्स चुनना शुरू करती है, पर इसमें वो माइकल को सेलेक्ट नहीं करते हैं और ओलंपिक कमेटी का जो सीनियर होता है वो उसे कहता है कि तुम कभी भी ओलंपियन नहीं बन सकते। इस इंसिडेंट से वो बहुत ही दुखी होता है और अपने डैड के साथ काम करना शुरू कर देता है। उसके डैड भी उसको समझाते हैं कि ये सब अमीरों के शौक है, ये हमारे लिए नहीं बने हैं, तुम ये सब भूल कर कुछ काम करना चाहिए ताकि कुछ पैसे कमा सको। माइकल अपने पिता की बात मान लेता है और फैसला करता है कि वो स्कीइंग हमेशा के लिए छोड़ देगा। लेकिन तभी वो टीवी में एक बंदे को स्कीइंग जंपिंग करते हुए देखता है और उसे देखकर एक आइडिया आता है और वो ब्रिटिश ओलंपिक एसोसिएशन हेडक्वार्टर लंदन जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि स्कीइंग जंपिंग की आखिरी टीम 1929 में बनी थी, उसके बाद कभी भी कोई टीम नहीं बनी। यह सुनकर माइकल बहुत खुश होता है और तय करता है कि मैं स्कीइंग जंपर ही बनूंगा और ये सीखने के लिए उसे जर्मनी जाना होगा। पर उसके डैड इस चीज़ के लिए माइकल को मना करते हैं, पर वो डैड की बात नहीं मानता है और जर्मनी आ जाता है। पर रहने खाने और सोने के लिए कोई जगह नहीं होती है तो वो वहाँ के एक बार में रात को स्टोर रूम में चुपके से जाकर सो जाता है। अगली सुबह बार की मालकिन उसको सोते हुए देखती है तो माइकल उसको बोलता है कि मेरे पास कोई जगह नहीं थी इसलिए मैं यहाँ सो गया। बार की मालकिन उसे बोलती है अगर तुम्हें यहाँ सोना है तो मेरे साथ बार में काम करने में मदद करनी पड़ेगी और माइकल मान जाता है। फिर माइकल कैंप में जाता है और 15 मीटर की जंप ट्राई करता है जिसे वो बड़े आराम से कंप्लीट कर लेता है और उसे लगता है कि ये बहुत आसान है। तो वो कहता है कि अब 40 मीटर का जंप ट्राई करता हूँ। तो 40 मीटर से जंप करने को वो बहुत बुरी तरह से गिरता है। फिर वो कई बार 40 मीटर पर ट्राई करता है पर हर बार उसको मुंह की ही खानी पड़ती है। आखिर में वो समझ जाता है कि ये इतना आसान काम नहीं है, उसे एक कोच की ज़रूरत पड़ेगी। फिर वो कैंप में एक कोच के पास जाता है और कहता है कि क्या आप मुझे स्कीइंग लैंडिंग करना सिखा सकते हो। तो कोच पूछता है कि स्कीइंग जंपिंग तुम कब से कर रहे हो। तो माइकल बोलता है कल से। तो सभी लोग हंस पड़ते हैं। तो कोच कहता है हमारे यहाँ बच्चे स्कीइंग जंपिंग 6 साल की उम्र में शुरू कर देते हैं, इसके लिए तुमने बहुत देर कर दी। कोच कहता है तुम्हें मैं नहीं सिखा सकता। माइकल एक बार फिर वापस जाकर ट्राई करता है जंप की, पर कामयाब नहीं हो पाता। इतने में एक आदमी वहाँ पर आता है जो वहाँ बर्फ़ को लेवल करने का काम करता है। वो माइकल को बोलता है कि ये सब तुम्हारे बस की नहीं है और 70 मीटर से तो तुम भूल कर भी जंप मत करना, नहीं तो तुम्हारी हड्डी टूट जाएगी। इस आदमी का नाम है ब्रॉन्सन पेरी। माइकल जब बार लौटता है तो बार की मालकिन उसे मैगजीन में ब्रॉन्सन का फ़ोटो दिखाती है
तब माइकल को पता चलता है कि वो आदमी अपने ज़माने का एक बहुत ही अच्छा स्कीइंग जंपर था, लेकिन अपने गुस्से और शराब की लत की वजह से उसे टीम से निकाल दिया था। फिर क्या था, माइकल सीधा ब्रॉन्सन के घर चला जाता है और बोलता है आप मेरे कोच बन जाओ और मुझे ट्रेन करो, और ब्रॉन्सन उसे मना कर देता है। उसी शाम बार में माइकल फिर ब्रॉन्सन से रिक्वेस्ट करता है, पर वो फिर मना कर देता है। उसी टाइम वहाँ कुछ और जंपर्स होते हैं, वो माइकल और ब्रॉन्सन दोनों का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं ये शराबी है, ये तुम्हें क्या सिखाएगा। ब्रॉन्सन गुस्से में उनकी ओर लपकता है, पर बीच में उन लड़कों का कोच आ जाता है और वो ब्रॉन्सन को एक पंच मारता है और ब्रॉन्सन बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो देखता है कि माइकल उसके पास बैठा है। उसके बाद ब्रॉन्सन माइकल को एक जगह ले जाता है और स्की जंपिंग के बारे में बहुत कुछ बताता है। सारे टिप्स को अच्छे से सुनकर अगले दिन माइकल 40 मीटर से जंप लगाता है और वो बहुत अच्छे से लैंड कर जाता है। अब माइकल 70 मीटर से जंप करना चाहता है, तो फिर वो ब्रॉन्सन के पास जाता है और बोलता है कि मुझे ओलंपिक में हिस्सा लेना है। ब्रॉन्सन बोलता है कि तुम कर सकते हो, पर इसमें टाइम और प्रैक्टिस दोनों चाहिए। ब्रॉन्सन को पता था कि 70 मीटर से जंप नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट होती है और लोगों को 3-4 साल लग जाते हैं। माइकल वहाँ से सीधा कैंप आता है और 70 मीटर जंप के लिए तैयार हो जाता है, पर वो जंप करने जब उस ऊंचाई पे पहुँचता है तो देखता है कि इतना आसान नहीं है, पर फिर भी वो वहाँ से जंप कर देता है और बहुत बुरी तरह से नीचे गिरता है और उसे बहुत सारी चोटें आती है और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। हॉस्पिटल में माइकल को इस हालत में देखकर ब्रॉन्सन को एहसास होता है कि माइकल में जज्बा है वो एक ओलंपियन बनने का। माइकल के ठीक होने के बाद ब्रॉन्सन को ट्रेन करना शुरू करता है और ब्रॉन्सन उसको जंप से लेकर लैंडिंग तक की सारी टेक्निक बताता है और उसे गार्मिश सीनियर सर्किट में ले जाता है जंप करने के लिए। अगर इसने ये जंप सही से कर लिया तो वो विंटर ओलंपिक्स में क्वालिफाइंग कर जाएगा। माइकल उस जंप को सक्सेसफुली पूरा करता है और क्वालिफाइंग कर लेता है। इसके बाद ब्रिटिश कम्युनिटी उसे बुलाती है और कहती है कि हम किसी अनट्रेंड को ओलंपिक में नहीं भेजेंगे, अगर तुम ट्रेंड हो तो तुम्हें 61 मीटर का जंप क्लियर करना होगा। इसके लिए उसे यूरोपियन सर्किट जाना होगा और उसके लिए उसे बहुत पैसे चाहिए। तो माइकल अपने मॉम डैड से बात करता है। उसकी मॉम को तो माइकल पे भरोसा है, पर डैड को बिल्कुल भी नहीं है। वो कहते हैं इस गेम के चक्कर में एक दिन तुम इस दरवाजे से व्हील चेयर पे आओगे, इसलिए सब छोड़ दो और मेरे साथ काम करना शुरू करो। पर माइकल की माँ माइकल को पैसे दे देती है जो इन्होंने नई कार के लिए जमा किए थे, साथ ही साथ डैड की कार भी दे देती है। माइकल कार और पैसे लेके ब्रॉन्सन के पास पहुंचता है। ब्रॉन्सन उसे कुछ टेक्निक बताता है और तैयारी पूरी करने के बाद वे दोनों जर्मनी पहुंच जाते हैं। वहां पर माइकल 61 मीटर की ट्रायल जंप क्लियर कर देता है, पर अगले दिन माइकल 61 मीटर की जंप सही से नहीं कर पाता है और डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। वो कमेटी में रिक्वेस्ट करता है कि उसे एक मौका दिया जाए, पर कमेटी मना कर देती है। एडी दुखी हो जाता है और घर पर फ़ोन करता है कि डैड मुझे नहीं बनना स्कीइंग जंपर, मैं आपके साथ प्लास्टर का काम सीखूंगा। उसके पिता बोलते हैं कि तुम घर वापस आ जाओ और माइकल बोलता है कि मैं अगले हफ्ते तक आ जाऊंगा। पर घर पहुंचने से पहले उसे एक लेटर मिलता है। वो उसमें लिखा होता है कि तुमने क्वालिफाइंग कर लिया है। असल में कमेटी ने गलती से एडी का 61 मीटर का प्रैक्टिस वाला जंप रिकॉर्ड कर लिया था और अब वो ओलंपिक में हिस्सा ले सकता है। एडी सीधा अपने कोच के पास जाता है और लेटर दिखाता है। ब्रॉन्सन बोलता है कि तुम अभी इस ओलंपिक में हिस्सा मत लो, 4 साल वेट करो, मैं तुम्हें और अच्छे से ट्रेन करूंगा ताकि तुम वहाँ मेडल जीत सको। पर माइकल मानता नहीं है और इंग्लैंड चला जाता है ओलंपिक के लिए। उसके साथ के खिलाड़ी खुश नहीं थे क्योंकि कमेटी नहीं चाहती थी कि वो वहाँ तक पहुँचे। उसके साथी खिलाड़ी उसे शराब पिला देते हैं और वो अगली सुबह सेरेमनी पर नहीं पहुँच पाता है। तो कमेटी बहुत गुस्सा होती है और उसे कहती है कि आगे से अगर ऐसा किया तो अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना। अब एडी की परीक्षा का दिन आ जाता है। उसे 70 मीटर की जंप करनी है। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है और सारी दुनिया एडी को टीवी पर देख रही है। वो 70 मीटर की जंप करता है और उसे सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है और ये एक रिकॉर्ड बन जाता है क्योंकि आज तक किसी भी ब्रिटिश खिलाड़ी ने इतनी ऊंचाई से जंप नहीं किया था। इससे वो बहुत खुश होता है और स्टेडियम में उछलने लगता है। तो स्टेडियम से दर्शक उसे एक नया नाम देते हैं, एडी द ईगल। उसे मीडिया भी बहुत हाथों हाथ लेने लगता है
उसके बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और कहता है कि मैं 90 मीटर जंप में हिस्सा लूँगा, क्योंकि किसी ने कहा था कि ओलंपिक में जाना है तो जब जाना जब तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो। ये बात उसके कोच ब्रॉन्सन ने एडी को कही थी। एडी का ये इंटरव्यू देखकर ब्रॉन्सन हैरान हो जाता है और उससे मिलने पहुंच जाता है। ब्रॉन्सन उसे कहता है कि जितना जज्बा तुम में है इतना किसी भी खिलाड़ी में नहीं है, और ब्रॉन्सन बोलता है कि मुझे तुम पे भरोसा है। ब्रॉन्सन बोलता है 70 मीटर से ये जंप थोड़ी कठिन है, क्योंकि इसमें तुम ज़्यादा तेज़ी से नीचे आओगे और ज़्यादा दूर तक तुम्हारी जंप होगी, पर मुझे तुम पे भरोसा है, तुम ये जंप कर लोगे। और फिर क्या था, फिर आ गया वो फाइनल दिन, जिस दिन माइकल को 90 मीटर का जंप करना था। अब वह जंप करता है और हवा में होता है तो सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, क्योंकि अगर वो लैंडिंग के टाइम में गिरा तो उसकी मौत निश्चित है। पर एडी लैंड कर जाता है, पर लैंडिंग के टाइम थोड़ा पीठ की तरफ झुक जाता है, पर कुछ ही पल के बाद वो अपने आप को संभाल लेता है और अपनी जंप को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है। इसी के साथ एडी ने एक और नया ब्रिटिश रिकॉर्ड बना दिया है ओलंपिक में। इसके बाद दोनों खुशी खुशी चेंजिंग रूम में बैठे होते हैं तो ब्रॉन्सन का कोच उनसे वहाँ मिलने आता है। ब्रॉन्सन का कोच बोलता है कि मैं गलत था और उसे गले लगा लेता है। उसके बाद एडी अपने कोच के साथ अपने घर लौटता है तो एयरपोर्ट पर उसका स्वागत एक हीरो की तरह होता है। और फाइनली एडी ने अपना ओलंपिक का सपना अचीव कर लिया जो वो बचपन से देखता था। उसके डैडी भी उसे गले लगाकर बोलते हैं कि मुझे तुम पे गर्व है। और अंत में दिखाया जाता है कि जीवन में इम्पोर्टेंस जीत की नहीं होती बल्कि संघर्ष की होती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी 2016 में रिलीज़ हुई थी और बहुत ही कामयाब रही। उम्मीद करता हूँ कि आपको संघर्ष की सच्ची कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो अभी दीजिए मुझे इजाज़त, फिर आता हूँ एक ऐसी अच्छी कहानी के साथ। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।